उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो चुका है। फिलहाल सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद है। ऐसे में सभी को इंतज़ार है 10 मार्च का। सूबे में किसकी सरकार बनेगी, किस सीट से कौन प्रत्याशी चुनकर आएगा, इस तरह की तमाम चर्चाएं जोर पकड़ रही है। नमस्कार, मैं अपर्णा रांगड़ और मेरे साथ आज इस खास चर्चा में मौजूद है उत्तराखंड, पहाड़ और उत्तरकाशी की राजनीति का एक बड़ा नाम विजयपाल संजवान। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका TV9 डिजिटल की इस खास चर्चा में। धन्यवाद अर्पणा जी। और मैं आपके टीवी और आपके टीवी के माध्यम से देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, पहला सवाल, गंगोत्री विधानसभा सीट नंबर 3, क्या विजयपाल संजवान तीसरी बार सदन में जा रहे हैं? देखिए, जो हमारे कांग्रेस के कार्यकाल में करवाए गए कार्य और मेरे द्वारा जो लगातार 2 बार मुझे वहाँ की जनता का आशीर्वाद मुझे मिला और वहाँ की सेवा करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। और मेरा सौभाग्य है कि गंगोत्री जैसी धार्मिक क्षेत्र के साथ साथ मुझे वहाँ की जनता ने सेवा करने का मौका मिला। और मेरे द्वारा करवाए गए जो मेरी सेवा रही, जो ऐतिहासिक कार्य मेरे और मेरी पार्टी कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो करवाए गए, निश्चित तौर पर उन कार्यों को देखते हुए जनता इस समय अपना आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को और मुझे दे रही है। तो आपका कहना है गंगोत्री से इस बार कांग्रेस की सरकार आ रही है और कांग्रेस के प्रत्याशी चुनकर आ रहे हैं। सर, क्या लगता है कि उत्तरकाशी और गंगोत्री की जनता का अगर रुख है, क्या आधार रहे हैं, क्या फैक्टर्स रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरे उत्तराखंड के परिवेश में कहूँगा कि जिस ढंग से भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने जो लोगों के 2017 के चुनाव में जो लोगों के बीच में जो वादे किए थे, जो सपना एक उत्तराखंड की जनता को दिखाए थे कि हमारी सरकार बनाओ, हम सरकार में आते ही महंगाई कम कर देंगे, हम लोग हर घर घर में रोज़गार उपलब्ध करवाएंगे, किसानों के कर्ज माफ़ करेंगे, मेरे यहाँ बंद पड़ी हुई जल विद्युत परियोजनाओं को खुलवाएंगे। तमाम ऐसे हसीन सपने दिखाए गए कि उत्तराखंड का जनमानस में पूरे भाजपा को बड़ा ऐसा स्पष्ट बहुमत 57 विधायक भेजकर एक स्पष्ट बहुमत देकर जो है भाजपा की सरकार बनाई। लेकिन अगर 2017 का और के बीच का जो कार्यकाल 22 तक का जो कार्यकाल भाजपा सरकार का रहा, एक बड़ा निराशाजनक कार्यकाल। बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई बेरोजगारी और जो बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार और जो सपने यहाँ के युवाओं ने कहा था, यहाँ के उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों का जो सपना था कि हमारा उत्तराखंड बनेगा, हमारे यहाँ पलायन रुकेगा, हमें यहाँ पर रोज़गार उपलब्ध होंगे, यहाँ का विकास होगा, पर्यटन की नीति बनेगी, हमारे स्वरोजगार यहाँ पर उपलब्ध होगा। लेकिन इन 4-5 सालों का कार्यकाल बड़ा निराशाजनक रहा। चरम सीमा पर महंगाई। और उत्तरकाशी की बात मैं कहना चाहूँ कि हमारा उत्तरकाशी जनपद आपदाओं से घिरा हुआ जनपद भी है। कभी 1991 का भूकंप की त्रासदी यहाँ पर हमने सामने देखी, 1978 की बाढ़, 2012 और 13 की विनाशकारी बाढ़, तमाम उनसे चुनौतियों से हम घिरे रहते हैं। लेकिन माँ गंगा का रौद्र, वहाँ के देवी देवताओं का आशीर्वाद और हमारी सरकार और मुझे जनता का जो अपार समर्थन, उन चुनौतियों को पार करने के बावजूद भी हमने उन आपदाओं से भी जनपद को उभारा और जनपद में एक ऐतिहासिक विकास के कार्य भी हमने किए। और जो हमारे ऐतिहासिक कार्य हमारे समय करे गए, चाहे हमारे उस समय ओबीसी का मामला रहा हो, हमारे यहाँ भवन इंजीनियरिंग कॉलेज का मामला रहा हो, धनारी क्षेत्र में पॉलिटेक्निक का, गाजना क्षेत्र में ITI। सर, आपने ओबीसी का जिक्र किया है, तो ओबीसी को जब डिक्लेयर करने की बात आती है इस मुद्दे पर, तो क्रेडिट लेने की इसमें तमाम हम कई नेता आते हैं जो क्रेडिट इसका लेते हैं, तो क्या माना जाए? मैं आपके माध्यम आप जैसे आप तो स्वयं समझदार हैं कि सरकार आज जो लोग क्रेडिट लेने की बात करते हैं, आज क्यों नहीं वो सरकार में रह के क्यों नहीं अगर वो करवाते। आज हमारी बंद पड़ी हुई विद्युत परियोजनाएं, लोहारी पालानाग, जिनके स्वयं वहाँ पर हमारे माननीय नितिन गडकरी जी भी आए थे। उन्होंने वहाँ पर आज़ाद मैदान में तो कहा था कि 2017 में डबल इंजन की सरकार बनाओ और मैं काशी विश्वनाथ की कसम खाता हूँ और हम इस परियोजनाओं को खोल देंगे। आज क्यों नहीं वो परियोजनाएँ खोली? और जो नेता इसका क्रेडिट लेना चाह रहे थे, आज लेते ना। आज उत्तरकाशी में हमारा भवन इंजीनियरिंग कॉलेज मैंने खोला, आज वो तक उसको चालू नहीं करवाया गया। और ओबीसी का आप समझ जानते हैं कि उस समय आपदा की चुनौतियां मेरे साथ थी और मैं जानता हूं कि किस ढंग से तात्कालिक मुख्यमंत्री से और तात्कालिक जो मंत्रिमंडल के सदस्यों के पास में जाकर उनसे बड़ी निवेदन करते हुए, इस ढंग से अनुरोध करते हुए कि हमारा गंगोत्री विधानसभा के लोगों का अगर घाव भरना है तो जो आपदाओं से हमेशा ग्रसित रहता है, उनके घावों को भरना, तो उसको ओबीसी क्षेत्र घोषित किया। और मैंने ओबीसी क्षेत्र ऐसा एक कल्प वृक्ष हमने लगाया जिसके पौधे जो अभी सदियों तक हमारी जो पीढ़ियाँ इसका लाभ लेंगे।
सर, गंगोत्री विधानसभा सीट, हमेशा से चुनाव आते ही इस सीट की चर्चा सबसे पहले होती है। कहते हैं कि उत्तराखंड की सियासत का रास्ता गंगोत्री से होकर गुजरता है, लेकिन इस बार ये सीट थोड़ी और वीआईपी सीट बन गई है। वजह है आम आदमी पार्टी, जो प्रदेश में पहली बार चुनाव लड़ रही है, और उनके जो सीएम फेस कैंडिडेट है कर्नल अजय कोठियाल, वो गंगोत्री विधानसभा सीट से दावेदार थे। क्या कुछ मानते हैं कि इस बार का जो चुनाव था, हम अगर देखें उत्तराखंड पिछले 2-3 चुनाव, तो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी सीधा सीधा तौर पर रहे हैं। इस बार क्या त्रिकोणीय मुकाबला था? जो अभी भाजपा के डबल इंजन के निराशाजनक कार्यकाल को देखते हुए हर समय एक तरफा जो है जनता हमें आशीर्वाद दे रही है। और जहाँ तक आपने कहा कि आम पार्टी का, इनका कोई अभी बेचारों का जनाधार नहीं हुआ और आप एकदम आ जाएं, संघर्ष करना पड़ता है। मैं तो सत्ता में भी न रहते हुए 5 साल तक मैं लोगों के हर दुख सुख में रहा। सर, आपको बीच में रोकना चाहूंगी। एकदम से अगर आम आदमी पार्टी की बात करते हैं तो वो सूबे में पहली बार आए, लेकिन कर्नल कोठियाल का उत्तरकाशी से चुनाव लड़ने का ही जो वो था, वो वहाँ बहुत सालों से, उनका मानना है कि वहाँ पे युवाओं के बीच में उन्होंने काफ़ी काम किया, बहुत सालों से एक्टिव थे वहाँ पे किसी न किसी तरह। देखिए युवाओं के बीच में कार्यक्रम उनका स्वागत करते हैं जहाँ पर उन्होंने करा, लेकिन मैं तो ये कहना चाहूँगा कि 10 साल में लगातार जब छात्र जीवन से मैंने अपने जनपद उत्तरकाशी और गंगोत्री सेवाओं के क्षेत्र की सेवाएँ एक सेवक के रूप में, एक बेटे और भाई जैसे अपने परिवार की सेवा करता है, उस ढंग से मैंने लोगों की सेवा करी है। और जहाँ तक मैं जिनकी बात आप कर रहे हैं, निश्चित तौर पर अगर उनके जहाँ पर वो आर्मी में सेवा में रहे हैं, उनका स्वागत करता हूँ। केदारनाथ में जो कार्य किया उनका मैं स्वागत करता। लेकिन गंगोत्री की जब चुनौतियाँ थी, जब 2012 और 13 में जब विनाशकारी बाढ़ आ रही थी, तब उन चुनौतियों में कहाँ थे? तो उस समय तो मैं काम कर रहा था ना वहाँ पर। मैंने अपने शहर को संवारा, अपने शहर को संभालकर एक ऐतिहासिक किले के रूप में अपने काशी विश्वनाथ की नगरी और हर उन बस्तियों को, जो गंगोत्री माँ गंगा के किनारे किनारे की जितनी भी बस्तियाँ थी, उनको सुरक्षित करने का काम, और साथ साथ जो विकास के मैंने वादे किए थे। मेरा पहला अपने घोषणा पत्र का पहला बिंदु था कि 2012 में जनता का आशीर्वाद मुझे मिलेगा, मैं इसको ओबीसी करवाऊँगा, और मैंने करवाया। पहुँच करवाए, बहुत ऐतिहासिक सड़क, बिजली, पानी, और खासकर मेरा तो सपना है कि हम पर्यटन के माध्यम से यहाँ पर कैसे पर्यटन नीति होनी चाहिए। अब हमारे पास प्रकृति के अपार खजाने हमारे पास हैं। हमारे सुंदर बुग्याल, दयारा बुग्याल, हमारा कुश कल्याण, हमारा हर की दून, हमारा तमाम गिडियारा बुग्याल, इन बुग्यालों सुंदर वो हैं, लेकिन अभी तक हमारी पर्यटन नीति नहीं बन पाई। हमारा तीर्थाटन, हम तीर्थाटन पर हैं। तीर्थाटन के साथ साथ हमें पर्यटन को क्या कर ट्रैकिंग, और इस पर हमें वो करना पड़ेगा। मेरी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी कि मैं कैसे हम लोग जो है पर्यटन के माध्यम से, हमारा एग्रीकल्चर के माध्यम से, हॉर्टिकल्चर के माध्यम से, तमाम तीनों का, और जड़ी बूटी का अपार संभावना और है, हम इसको भी ले सकते हैं कि कैसे हम पहाड़ का जो प्लान को, जो हम कहते हैं कि पहाड़ की जवानी और पानी को रोकने का काम करें। लेकिन ये खाली उस पर नहीं होगा कि हम भाषणों में और ये कहें, इसको धरातल पे लाना पड़ेगा। आज जो पहाड़ का जो युवा अपने आप को सबसे बड़ा ठगाव महसूस करा, कहीं हम लोगों को सरकारी नौकरियां नहीं निकल पा रही, अभी तक भी हमारे कितने हजारों पद खाली पड़े हुए हैं, उन पर रिक्तियाँ नहीं निकाली। पहाड़ में हम धरातल आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, हम आत्मनिर्भर कैसे होंगे? हम इसको धरातल पे दिखाना पड़ेगा ना। इसके लिए हमें स्वरोजगार के लिए संसाधन उपलब्ध कराने पड़ेंगे, हमारी अपनी पॉलिसियाँ हमें चेंज करनी पड़ेगी, नीतिगत फैसले हमें धरातल पर आकर वहाँ के भौगोलिक परिवेश पे जाकर कि किस क्षेत्र में किस चीज़ पे हम लोग काम कर सकते हैं। अपार संभावनाएं हैं हमारे पास, ऐसा नहीं है, लेकिन करने की आवश्यकता है। एक सरकार को निर्णय लेने की आवश्यकता है कि खाली जुमले फैलने से नहीं होगा, इसको धरातल पर कार्य करने से होगा। कई सारी प्रत्याशियों ने बीजेपी के भीतर घात की बात की है, क्या कहिए? देखिए, ये तो उनका इंटरनल अपना पार्टी का मामला है, और अगर उनके यहाँ ऐसा हो रहा है तो हमारे लिए शुभ संकेत हैं। और निश्चित तौर पर अगर किसी पार्टी में अगर भीतर घात होता है, तो कोई भी रण हो या कोई वो हो, चुनाव हो, और जिसमें अगर उसी के अंदर पार्टी के लोग ही भीतर घात करते हैं, तो हमारे कांग्रेस पार्टी के लिए शुभ संकेत हैं। और निश्चित तौर पर तो मेरा तो मानना है कि समय सूबे में भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बन रही है। आपने कहा कि गंगोत्री से आप काफ़ी आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर। सत्ता में कांग्रेस आ रही है और आप गंगोत्री से चुनकर आते हैं। सीधा सवाल, क्या विजयपाल संजवान को हम कैबिनेट मंत्री देख सकते हैं? देखिए, तो हमारे हाईकमान का निर्णय और मेरी सेवाओं को देखते हुए, और तो जो निर्णय लिया जाएगा पहले, अभी तो हमें देखें कि प्रदेश में हमारी कितने भारी बहुमत से हमारी सरकार आनी चाहिए, फिर इस बारे में सोचेंगे।
हमें पहले तो सरकार बनाना है, कैबिनेट मंत्री बनना न बनना ये तो निर्णय हमारे हाईकमान और हमारी पार्टी को करना। मैं तो एक कांग्रेस का सिपाही हूँ और मुझे चाहे कैबिनेट का दायित्व मिले तो भी मैं अपनी गंगोत्री विधानसभा का सेवाएं जिस तरह अब तक करके आया ऐसे ही करूँगा, और नहीं भी मिलेगा तो मैं तो एक सेवक के रूप में, पार्टी के सिपाही के रूप में अपनी विधानसभा की सेवा करता रहूँगा, वहाँ का विकास करता रहूँगा। सर, उत्तरकाशी की बात करें, पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाकों में हम आए दिन तस्वीरें देखते हैं कि किस तरीके से पहाड़ों में स्वास्थ्य सुविधाओं की दिक्कत है, किलोमीटर चल चल के पैदल वहाँ पे लाना होता है। तो इस क्षेत्र में गंगोत्री में काफ़ी काम किया जा चुका है, लेकिन और इसको सुधारने की अभी गुंजाइश है। क्या पूरे प्रदेश में आवश्यकता है, खासकर प्रदेश की पहाड़ी इलाकों की पीड़ाएं हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेहतर स्वास्थ्य शिक्षा हमारी प्राथमिकताओं में है। और मैं जब हमारी सरकार जब थी तब हमने शिक्षा में एक मॉडल स्कूल बनाने का हमने प्रयास किया कि ताकि उस हमारे जो बेसिक स्कूल हैं उनका भी पढ़ाई का स्तर बढ़े, और जिस ढंग से प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई होती है उसी ढंग से हमारे इन बेसिक स्कूलों पे भी गरीब के बच्चों को भी वही पढ़ाई मिल सके। और विशेषकर स्वास्थ्य सेवाओं पर हमारा विशेष ध्यान होना चाहिए पहाड़ी जिलों पे। और मैं तो अपने यहाँ कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ अब अभी पौड़ी में, अब मैं नहीं कहता हूँ कि अन्य जगहों पे आप कहीं पे एक ही जनपद में 2-2 मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं, और जो हमारा आपदाओं से घिरा हुआ जनपद है और निश्चित तौर पर हमारी भौगोलिक परिस्थितियाँ भिन्न है उत्तरकाशी और उस जनपद की, तो मैं चाहता हूँ, मेरा तो घोषणा पत्र में है कि मैंने उसमें रखा था कि हमारी सरकार बनेगी और जनता का आशीर्वाद मुझे मिलेगा, और इस बार मेरा ये कि हमारी सरकार बनेगी, मैं वहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनाऊँगा। बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का तो हमारे 4 धाम 4 काम में हमारा घोषणा पत्र में है। शिक्षा पहले अच्छी बेहतर शिक्षा होनी चाहिए, बेहतर स्वास्थ्य होना चाहिए, स्वास्थ्य के मारे ताकि हम लोग अपने स्वास्थ्य बार बार देहरादून पे नहीं आना पड़ेगा हम लोगों को, दूर दूर से हम लोग आते हैं अभी तक। तो इसके लिए मेरी प्राथमिकता रहेगी, और रोज़गार के लिए, स्वरोजगार के लिए, तीनों चीज़ें मेरी प्राथमिकता रहेगी। और मेरा जो सपना जो मैंने सोचा है कि हम वहाँ पर उत्तरकाशी में भी हमारे एक मेडिकल कॉलेज होने का कमिटमेंट मैंने लोगों से करा है। अब जनता का आशीर्वाद मिलेगा, निश्चित तौर पर इस पर मेरी प्राथमिकता रहेगी। सर, आप 2 बार आपको जनता ने पहले भी मौका दिया, ऐसे में सवाल आपके उन 10 सालों के कार्यकाल पर भी बनता है कि पिछले 10 साल आपको दिए गए थे, तो उसमें आप जिन बातों को आप कह रहे हैं उन क्षेत्रों में अब तक कितना काम आपके द्वारा किया? देखिए, मैंने आपसे बताया ना कि हमारे 10 साल के कार्यकालों में उस समय क्या स्थिति थी। सड़कें नहीं थी, स्कूल नहीं थी, स्कूलों का अपग्रेडेशन नहीं था। मेरे कार्यकाल में कई विद्यालयों का अपग्रेडेशन मैंने करवाया, हाई स्कूल से इंटर करवाया, हमने इंजीनियरिंग कॉलेज वहाँ पर खुलवाए हैं, सड़कें, सिंचाई के वो उपलब्ध करवाए हैं, अस्पताल की बेहतर सुविधाएँ हमने दी हैं। और मेरा काल आप ये बताते हैं, अपना भाजपा वाले 10 साल का कार्यकाल बताते हैं, और मेरे 10 साल का जो कार्यकाल है इसमें ऐतिहासिक उपलब्धियां मेरी हैं। तो ये अभी विकास के कार्य सब ठप पड़े में आप लगाइए ना। उत्तरकाशी में अगर आप देखेंगे, हमारा पहला पड़ाव उत्तरकाशी में बस अड्डा नहीं बन पाया, हमारा अभी पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। नमामि गंगे में अरबों करोड़ों रुपए आपने खर्च कर दिए, लेकिन जिस ढंग से गंगा में गंदे नाले आ जा रहे हैं, तो आज कहाँ रहेगी धर्म की बात करने वाली पार्टी। आज आपने देखा होगा कि इस ढंग से देवस्थानम बोर्ड का काला कानून थोप कर हमारी धार्मिक भावनाओं पर सरकार के द्वारा कुठाराघात किया गया। वो तो चुनाव ना होते तो ये और कांग्रेस का स्पष्ट हमारा मत था कि हमारी सरकार बनेगी, हम इस वन को भंग करेंगे, और इसलिए उस दबाव में आकर इनको वापस करना पड़ा। तो इनकी करनी और कथनी में आइए ना, हमसे बात करें कि मेरे कार्यकाल एक खुली किताब है जो मैंने वहाँ की जनता की सेवा करी है। हमारे जब प्रवासी भाई लॉकडाउन में जब विभिन्न राज्यों में फंस गए थे, तो सरकार ने किस ढंग से उनके साथ क्या व्यवहार कर उनको लाने की कोई व्यवस्था नहीं करी। उनके पाँव के छाले बताते हैं जब वो घर में आए किस ढंग से, और जब घर पे भी आए आज बेरोजगार बैठे हुए, सरकार उनके लिए कोई रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाई। तो ये तमाम मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में गए, और निश्चित तौर पर जनता ने इस समय हमारे किए गए कार्यों को लेकर और भाजपा के डबल इंजन की विफलताओं के खिलाफ कांग्रेस पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है। बाकी तो सब ईवीएम में कैद है। तो ये थे हमारे साथ गंगोत्री विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी और 2 बार के पूर्व विधायक विजयपाल संजवान जी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद TV9 भारतवर्ष से जुड़ने के लिए। धन्यवाद अर्पणा जी, मेरी शुभकामनाएं कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें इस क्षेत्र में।